हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और जानेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक भारत में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, भारत ने डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कार्य किए, कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग लगाई, ये सब हम देखेंगे। इंडिया का ग्रोथ मॉडल क्या था, यानी कि ग्रोथ या विकास को प्राप्त करने के लिए उसने कौन कौन सी प्लानिंग की, या उसका मॉडल, बेसिक मॉडल क्या था, यानी कि किस तरह से वो विकास करेगा, कौन सी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी, कौन सी पब्लिक सेक्टर में जाएंगी, इकोनॉमिक प्लानिंग के में क्या क्या गोल्स, बड़े गोल्स यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स लिए जाएंगे, कॉमन गोल्स लिए जाएंगे, कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स लिए जाएंगे, ये सब चीजें डिसाइड करना था। देन चैप्टर डिस्कसेस द ग्रोथ मॉडल, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी विद 5-year plans from 1950 to 1990। और हमारा ग्रोथ मॉडल क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी विद 5-year plans। 5-year plans इसलिए कि हम ग्रोथ करेंगे, हम ग्रोथ के लिए प्लान करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे और हर 5 साल के बाद इवेल्युएट करेंगे, अप्रेज करेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया, यानी कि हमने कितने संसाधन लगाए, कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल हुई, कौन सी नहीं हुई, कहां गलती रही, कहां कमी रही, कहां अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले, प्रॉफिट मिला, ये सब चीजें 5 साल के बाद इवेल्युएशन, जैसे आपका हर साल रिजल्ट निकलता है ना, ऐसे ही गवर्नमेंट का रिजल्ट 5 साल बाद इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो 5-year प्लान्स 5 साल बाद इवेल्युएट किए जाते थे और जो गलती पुराने 5-year प्लान में की जाती थी वो अगले में दोहराने की कोशिश नहीं की जाती थी नॉर्मली। ओके, देन इट डिस्कसेस द कंडीशन एंड प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो 3 जो मुद्दे रखे गए 1950 से लेकर 1990 तक जो चले लगातार, जो कॉमन गोल्स थे, वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ के उद्योगों के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ के उद्योग के लिए, यहाँ के ट्रेड के लिए। ट्रेड यानी कि आयात निर्यात, जो आपका बिजनेस है, आप जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ, अपने देश के अंदर, और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर कौन सा व्यापार करते हैं, किस तरह करते हैं, किन देशों के साथ करते हैं, कितने परसेंटेज के साथ करते हैं, सब डिस्कस होगा इसमें। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। 1990 तक ये सब चला और उसके बाद में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में। आपको पता होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को एलपीजी की सौगात दी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसी समय आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, हमारे देश को प्रोडक्शन से हटाकर, प्रोटेक्शन यानी कि अपनी इंडस्ट्रीज का बचाव करना, उनके संरक्षण करना, उससे हटाकर हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया था। यानी कि हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी? एक संरक्षित इकोनॉमी थी, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी थी, और उसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था को एक खुली ओपन इकोनॉमी बना दिया गया कि लोग, प्राइवेट सेक्टर यहाँ आ सकता है दूसरे देशों से, यहाँ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहाँ इंडस्ट्रीज लगा सकता है, यहाँ पे अपने उद्योग स्थापित कर सकता है, फॉरेन कंपनीज यहाँ आकर अपना बिजनेस कर सकती है। इससे पहले ये अलाउड नहीं था। हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को बचाते थे, बाहर की कंपनी को आने नहीं देते थे, ताकि हमारी कंपनियों को उनसे कंपटीशन ना करना पड़े और वो मार्केट लूज ना कर दें। पर अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ खूब धड़ल्ले से कंपनियां आ रही हैं, खूब बिजनेस कर रही हैं और हम उनसे के साथ कंपीट भी कर रही हैं हमारी कंपनियां, ठीक है, और हम ग्रो कर रहे हैं। नाउ रीकैप, स्टैग्नेट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर था हमारा, एक्सप्लॉटेटिव जमींदारी सिस्टम था, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था आपका सारा, कि हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, हम बहुत पिछड़े हुए थे। ब्रिटिश ने जब हमें जब आजादी मिली तो हमें देश बहुत ही बेहाल हालत में मिला था, सब कुछ पिछड़ा हुआ था, लोग पिछड़े हुए थे, अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, यहाँ का व्यापार पिछड़ा हुआ था, यहाँ के उद्योग पिछड़े हुए थे, यहाँ की खेती पिछड़ी हुई थी, और लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, बेरोजगार थे, और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह, चिकित्सा की सुविधाएं भी नहीं थी, मतलब कुल मिला के खस्ता हालत थी हम लोगों की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज इंडिया लाइक रिलेटिव्स कार, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है कि वो जैसे हम रिश्तेदारों की कार या पड़ोसियों की कार यूज करते हैं ना, उसकी सर्विसिंग नहीं कराते, देखभाल नहीं करते, हालांकि इससे भी बुरी स्थिति थी। उन्होंने तो अपने बाप का राज समझ लिया था, यहाँ से लूटो लूटो और लूट के सारा ले जाओ। लो आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बहुत कम था, यानी हम जीडीपी बहुत कम थी हमारी, और प्रोडक्टिविटी भी कम थी, यानी पर यूनिट आउटपुट पर यूनिट बहुत कम था, यानी हम बहुत सारा माल लगाते थे, उसके बाद हमें बहुत कम रिजल्ट्स मिलते थे। जैसे खेती,
ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में खेती में पैदावार बढ़ी है, लेकिन उससे पहले खेतों में पता बहुत बहुत बड़े बड़े खेतों में एक आध बोरी अनाज होता था, तो बहुत कम पैदावार थी उस समय, क्योंकि पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं थे, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, और हमारा खेती बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। बड़े बड़े सैकड़ों बीघे खेत में एक आध ट्रक अनाज होता था, कुछ ज्यादा नहीं होता था, अनाज उत्पादन ज्यादा नहीं था हमारा। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। इंडस्ट्रीज में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, कोई इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स बहुत कम थी। प्रिमिटिव टेक्निक्स हमारी फार्मिंग की थी। प्रिमिटिव यानी हम फावड़ा, हल, बैलों के साथ ही खेती कर रहे थे, खुरपे वगैरह के साथ में, हमारे पास हसिया के साथ में हमारे पास कोई भी नए संसाधन नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, थ्रेशर्स, क्रशर्स कुछ भी नहीं थे। हम सिर्फ हाथों से थोड़े बड़े जो औजार होते हैं हमारे प्रिमिटिव पुरातन काल के, उनसे ही हम अपनी खेती आज तक कर रहे थे जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस थी यानी कि हम सिर्फ थोड़ा बहुत अनाज उगा रहे थे, थोड़ा बहुत कैश क्रॉप्स का मुनाफा तो अंग्रेज ले रहे थे, बाकी जो हम अनाज उगा रहे थे सिर्फ अपना पेट भर रहे थे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है पेट भरने वाली खेती, पोषण मतलब सुपोषित हो जाओ, उससे अलावा कुछ नहीं, ग्रोथ नहीं है इसमें। नाम रिकैप, पोस्ट कमर्शलाइजेशन आपको बताया था, इंडिगो नील की खेती की गई, जूट की, टी, चाय पत्ती की, कैश क्रॉप जितने थे, गन्ना वगैरह सबको ग्रो किया गया, क्योंकि उनसे पैदावार ज्यादा होती थी और उनसे जो है आपको मुनाफा ज्यादा होता था लोगों को, और वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते थे, और ड्यूअल पर्पस था, रॉ मटेरियल मिलता था इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को डाई बनाने के लिए। जो जितनी भी इंडस्ट्रियल डाई बनती थी वो नील से बनती थी, और नील की खेती से उनके दो पर्पस सॉल्व होते थे अंग्रेजों के। पहला कि यहाँ की खेती बर्बाद हो जाए, क्योंकि जब नील की खेती आप करते हैं तो खेत किसी लायक नहीं रहते, उसकी फर्टिलिटी खत्म, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, और उस खेत में आप चावल भी नहीं उगा सकते। इसीलिए बंगाल में नील विद्रोह हुआ और आपके बिहार में ब्लू रेवोल्यूशन यानी नील सत्याग्रह हुआ। तो बिहार के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने नील की खेती करने से विद्रोह कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, हमें अनाज खाने को नहीं मिल पा रहा है इस खेती की वजह से। तो ब्रिटेन दो पर्पस सॉल्व कर रहा था, हमारे देश को पिछाड़ रहा था, हमारे देश को पिछड़ा बना रहा था, स्टैग्नेंट बना रहा था, यहाँ की खेती को बर्बाद कर रहा था, और अपने देश में वो नील को डाई की तरह यूज कर रहा था, हमें बर्बाद कर रहा था, खुद को आबाद कर रहा था। वाइट गल्फ इन टिलर्स एंड ओनर्स, मतलब पहले भी आपने चैप्टर 1 का आप वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में है। वाइट गल्फ बहुत गहरी खाई थी टिलर्स के और ओनर्स के बीच में, यानी कि जो खेत जोत रहे थे वो असल में उनकी जमीन थी नहीं, और जब जमीन आपकी नहीं है और आप गरीब भी हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते भाई, करोगे क्या? ठीक है, क्योंकि आप कोई जमीन में ना तो खाद डाल सकते हो, ना उसका कुछ ढंग से देखभाल कर सकते हो। आप देखिए दो तरह के खाद होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खाद गांव डंग से या बफलो के डंग से, जो डंग होता है, गोबर होता है, उससे बनता है, या फिर और जो पत्तियां वगैरह है सड़कें बनता है, ऑर्गेनिक खाद जो होता है। वो ऑर्गेनिक खाद भी नहीं डाल पा रहे थे, छोड़िए मैकेनाइजेशन की बात, छोड़िए और टेक्नोलॉजी की बात, ठीक है, तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ओनर्स थे वो तो अपना पैसे कमाने में, जमींदारों के पास जमीन होती थी, अब जमींदारों को क्या लेना देना, उनके हजारों लाखों बीघे जमीन होती थी, उसमें मजदूर काम करते रहते थे, उन्हें मुनाफा मिलता रहता था, मजदूर चाहे भूखा मर जाए तो उन्हें क्या मतलब किसी से, ठीक है। तो ओनर्स और टिलर्स के पीछे बहुत गलत था, इसलिए कोई भी कुछ पैदावार नहीं बढ़ी थी, और जो सरप्लस होता भी था वो जमींदारों के कॉन्स्टिट्यूस कंजम्पशन, दिखावे के लिए जो होता है ना कंजम्पशन, जैसे कि हम ऐश करें, खूब पैसा उड़ाएं, तो वो लोग पैसा उड़ा रहे थे, उनके लिए पैसे की कोई खास यूटिलिटी नहीं थी। डन। रिफॉर्म्स फॉर डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए? टू डील विद दिस सिचुएशन इंडियन प्लानर्स इंट्रोड्यूस्ड लैंड और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और दूसरी रिफॉर्म्स कौन सी थी? टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो इस स्थिति से बचने के लिए या स्थिति को अपने फेवर में करने के लिए, निपटने के लिए हमारे यहाँ दो तरह की रिफॉर्म्स हैं। कौन सी थी? लैंड रिफॉर्म्स, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और दूसरी थी टेक्निकल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जमीन में, उसकी खेती के स्तर में, उसका जो जैसे होता है ना, आप गांव में देखिए तो गांव में क्यों, शहरों में भी एक पोस्ट होती है पटवारी। पटवारी ये देखते हैं कि जमीन कितनी बड़ी है, कहाँ है, फ्रैगमेंटेड लैंड है, फ्रैगमेंटेड या स्कैटर्ड लैंड उसे कहते हैं। जैसे मेरी जमीन, सपोज मेरे पास 25 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है, और वो 25 बीघा जमीन 3 बीघे कहीं है, 2 बीघे कहीं है, 5 बीघे कहीं है, 10 बीघे कहीं है, तो यानी कि मेरे
खेत तो 25 बीघा ही है, जमीन तो 25 बीघा, लेकिन वो बटी हुई है 10 खेतों में। अब 10 खेत में कभी यहाँ भागो कभी वहां भागो, तो किसान क्या खेती नहीं कर पाता। इसमें इतना सा बोएगा अनाज, इसमें ट्रैक्टर, किसी में ट्रैक्टर ही नहीं चल पाएगा। तो जो स्कैटर्ड जो खेत होते हैं ना भाई, उनमें खेती ढंग से नहीं हो पाती है। बड़ा एक खेत हो, उसमें कुछ भी बोलो, आप कुछ भी उगा लो, खेती कर लो बढ़िया सी, लेकिन छोटे छोटे खेतों में कहां तक भागोगे। कुछ खेत तो जैसे रूम का साइज होता है उतने बड़े बड़े भी होते हैं गांव में। अगर आप जाके देखो, 1 बीघे का, आधा बीघे का, 100 गज का भी खेत हो सकता है। तो ये ऐसी फार्मिंग को रोका गया और उसको कंसोलिडेशन किया गया। आगे हम पढ़ेंगे टेक्निकल रिफॉर्म, यानी मैकेनाइजेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का, और बहुत सारी और भी रिफॉर्म्स हम इंडस्ट्रीज में लाए। अब देखिए लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। सबसे पहले हमने जो बीच के लोग, इंटरमीडियरी कौन होता है, बीच के बिचौलिए, खेती में जो बिचौलिए थे, बिचौलिया कौन था, जमींदार था सबसे बड़ा। गवर्नमेंट के बीच में और किसानों के बीच में जमींदार ही तो बिचौलिया था जो सब कुछ मलाई खा रहा था। अब इसमें क्या किया कि गवर्नमेंट के और टिलर्स के ओनर जो फार्मर्स थे उनके बीच से बिचौलिए को हटा दिया गया, ठीक है। ओनरशिप राइट्स टू टिलर्स और एक्चुअल कल्टीवेटर्स, एक्चुअल कल्टीवेटर्स को राइट्स दे दिए गए, उनको जमीनें दे दी गई वापस जमींदारों से छीन कर लगभग, ठीक है। काफी सारी जमीनें बांटी गई हैं इस तरह से। 200 lakh tenants got ownership rights and came in direct contact of government and paid revenue. 200 लाख लोगों को जमीनें मिली और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और उन्होंने रेवेन्यू पे करना गवर्नमेंट को शुरू किया, यानी बिचौलिए खत्म। Incentives to cultivators for improvement on land was given. जो लोग अपने खेतों की ढंग से देखभाल करते थे, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते थे, उसके आसपास जो उसकी बाउंड्रीज थी खेतों की, उन्हें डॉल कहते हैं गांव में, उन डॉलों को सही करते थे। और गांव में एक रास्ता होता है पतला सा, खेतों के बीच में थोड़ी सड़क सी होती है, मतलब जैसे कि आपकी 8 फुट चौड़ी या कुछ समथिंग लाइक इतनी चौड़ी होती है, उसको चक्रोड कहते हैं। चक कहते हैं खेतों को। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे प्रदेशों में चक कहा जाता है खेतों को, और जो रोड होती है उसके बीच में उसको चक रोड कहा जाता है, ठीक है, या उसे चक रोड भी कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, और हम जो है इसे चक रोड इस तरह से कहा जाता है। जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, इट मींस फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन। मतलब एक इतना बड़ा खेत, जो मैक्सिमम बड़ा खेत आप रख सकते हैं, यानी कि एक नाम पर सपोज 20 बीघा जमीन आ सकती है, और पूरे परिवार में 5 मेंबर्स है, 100 बीघा जमीन आपकी आ सकती है पूरे परिवार के पास, उससे फालतू जमीन आप रख नहीं सकते। इस तरह सीलिंग लगाई गई। सीलिंग यानी कि ऊपर का लेवल जो लिमिट था, वो सीलिंग क्या होती है, छत, मतलब आपको वहां पे कट ऑफ कर दिया गया, सीलिंग कर दी गई, मतलब इससे फालतू जमीन नहीं आपकी, ठीक है। तो इट मींस फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज जो आप रख सकते थे, मतलब एक परिवार के नाम पर इतनी ही जमीन हो सकती है, उससे फालतू नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, यानी कि एक परिवार पे 100 बीघा, दूसरी परिवार पे 100 बीघा। अब सपोज मेरे पास 1000 बीघा जमीन है, राइट, और 100 बीघा जमीन मेरे पास रह सकती है, तो कितनी बची, 900 बीघा जमीन किसानों को बांट दी गई। सपोज कोई भी आप जमींदार हो, आपके पास 1000 बीघा या 2000 बीघा जमीन है, तो क्या हुआ, 1900 बीघे आपके यहां से गई, 2000 बीघा थी ना भाई, तो 100 बीघा आपके नाम पर रह गई आपके परिवार के पास, और 1900 बीघा किसानों में बांट दी गई। इस तरह सीलिंग होता है। लैंड सीलिंग वाज इम्पोज्ड ऑन होल्डिंग साइज ऑफ लैंड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यूअर हैंड्स। फ्यूअर यानी कुछ हाथों में, फ्यूअर बहुत कम हाथों में जमीन थी, किसके पास 2000 बीघा है, किसके पास 1000 बीघा है, किसके पास 10,000 बीघा है। तो जमींदारों के पास हजारों बीघे जमीन थी, लेकिन किसानों के पास 1 बीघा भी नहीं थी। तो जमीन को उन हाथों से छीनकर टिलर्स यानी किसानों के पास दे दिया गया, और वो ताकि उसमें खेती कर सके और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सके, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सके, पैदावार बढ़ा सके, और देश भी ग्रो करे और एग्रीकल्चर भी ग्रो करे। सरप्लस लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंडलेस लेबरर्स, और जो जमीन बची थी पहले बताया वो सब किसानों में बांट दी गई। लैंड रिफॉर्म्स और पॉइंट जो है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, अलॉटिंग फ्रैगमेंटेड एंड स्कैटर्ड लैंड ऑफ फार्मर्स एट वन प्लेस टू सेव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मैंने बताया ना 20 बीघा जमीन है और कहीं कहीं बिखरी पड़ी है, तो उस जमीन को इकट्ठा करके एक जगह 20 बीघे का खेत दे दिया गया। ऐसे सभी किसानों को उनकी बिखरी हुई जमीनों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें दे दिया गया, ताकि वो ढंग से खेती कर सके, जमीन को अच्छा बना सके, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सके और ढंग की पैदावार मिले उन्हें। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट किया गया। अब रेंट ऐसा नहीं है मर्जी 50% ले लो, 60% ले लो,
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रेंट को भी रेगुलेट किया कि भाई इससे ज्यादा रेंट नहीं लिया, जैसे 5% या 10% पैदावार का रेंट देना पड़ेगा। सपोज आपने 10,000 रुपए कमाए तो आपको 10,000 रुपए 5% देना पड़ेगा, मतलब हर 100 रुपए 5 रुपए आपको रेंट देना पड़ेगा, या 10% रेंट लग गया आपके पर। तो रेंट की रेगुलेट किया गया, उसे लीगल बनाया गया। इलीगल एक्सटॉर्शन कल्टीवेटर्स का बंद कर दिया। इलीगल एक्सटॉर्शन यानी भाई सपोज मेरे पास 2 बोरी अनाज पैदा हुआ है, पैदावार ही कम थी उस समय, तो अब 2 बोरी में से 50% अगर जमींदार का है तो 50% कहाँ, 1 बोरी चला गया। अब 1 बोरी में मैं क्या बेचूं, क्या बच्चों को खिलाऊं, क्या अपना घर पालूं। तो किसानों की बहुत ही गंदी हालत थी। वो लोग बेचारे एक टाइम खाना मुश्किल से खाते थे। उसमें भी पता है आपको, बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे थे जो चावल डालते थे, थोड़ा सा उसमें पानी डालते थे और उसका मांड बना के पी लेते थे। इतनी ज्यादा गरीबी थी, उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था, 3 वक्त का छोड़ दीजिए। तो इस हालत से निपटने के लिए सरकार ने इलीगल एक्सटॉर्शन, उनसे जो पैसे की जो नोचा जा रहा था, पैसा उनसे छीना जा रहा था, उसको बंद किया और रेंट का रेगुलेशन किया कि भाई इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, आप फालतू नहीं ले सकते। कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी खेती कहा जाए। सहकारी यानी साथ साथ, सबके साथ एक साथ कार्य करना। सह यानी तुम्हारे साथ कार्य करना, यानी कि हम सपोज हम 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स की 25-25 बीघा जमीन है, तो हम सब ने जोड़कर 25-25 बीघा, 4 लोगों ने 100 बीघा जमीन हमारी हो गई। इस तरह क्या होता था कि पूरे गांव के खेतों को जोड़कर, सपोज उनके पास 2000 बीघा जमीन आ गई, तो उसमें प्लांटेशन लगा दिया गया, उसमें टमाटर ही बो दिए गए, तो पूरी फैक्ट्रीज को आप टमाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर गेहूं बो दिए गए, सीजनल वेजिटेबल्स लगाए, कुछ भी ऐसी जो पूरा गांव एक साथ खेती कर रहा है, 10, 15, 20 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, वो सहकारी खेती कहलाती है। उसमें मुनाफा ज्यादा होता है, आपकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होती है। कैसे? क्योंकि जब आप बहुत बड़े खेत को डील करते हैं ना भाई, बहुत बड़ी पैदावार है, बहुत ज्यादा, ट्रक के ट्रक भर के टमाटर हैं, सपोज आपके टमाटर की खेती है एग्जाम्पल, और किसान टमाटर केचप वालों ने आपसे जो है डील करना चाह रहे हैं कि भाई टमाटर आपके फार्म के बहुत अच्छे हैं, आपके कोऑपरेटिव फार्मिंग के वो ले जाना चाहते हैं। तो उस समय क्या होगा, आप बार्गेन कर सकते हैं बेटर टर्म्स में, क्योंकि आप सपोज उन्हें 20 ट्रक टमाटर दे रहे हैं, तो 20 ट्रक टमाटर काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर आप छोटा सा खेत है, बाड़ी है आपकी, छोटे सा गार्डन है, उसमें 2 किलो टमाटर उगा रहे हैं, तो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं होती। आप क्या डील करेंगे? वो कहेगा भैया 2 किलो टमाटर हम क्यों लेंगे, किसान वाले तो ट्रक भर के टमाटर लेंगे, कई सारे ट्रक। अब 2 किलो टमाटर में उनका क्या होने वाला है, तो छोटे किसान की बार्गेनिंग पावर, उसकी जो बार्गेन करने की, मोल भाव करने की शक्ति वो कम होती है, और बड़े फार्मर्स की ज्यादा होती है। इसीलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाती है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया। देन फेलियर और पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म क्यों लिखा है यहाँ पे? देखा जाए तो 50% अगर कहा जाए आधे रूट पर लैंड रिफॉर्म्स आपकी फेल हो गई, ठीक है, या उनका पार्शियल इंप्लीमेंटेशन आधे रूप से ही लागू हो पाई, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? दे could be implemented fully only in वेस्ट बंगाल एंड केरला। सिर्फ वेस्ट बंगाल और केरला ऐसे प्रदेश थे, क्योंकि आजादी के बाद तो वेस्ट बंगाल बन गया था ना, बंगाल नहीं रहा, वेस्ट बंगाल बन गया था। तो वेस्ट बंगाल केरला में ही, केरल प्रदेश में ही इनका पूरी तरह से आपका एम्प्लॉय किया जा सका, देन लागू किया जा सका। जमींदार showed themselves as cultivators and evicted tenants। जमींदार तो पहले से ही चालाक थे, अमीर लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, और आपको पता भी मिक्स्ड इकोनॉमी में जहां गवर्नमेंट सेक्टर और दोनों प्राइवेट सेक्टर, मैंने पहले बताया करप्शन होता है, तो कुछ लोगों को पैसा खिलाया, घूस खिलाई, जैसे तैसे गठजोड़ करके उन लोगों ने, जमींदारों ने क्या किया कि अपने आप को ही किसान दिखा दिया, और जो टेनेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनको जमीन से बाहर हटा दिया, फिर से भगा दिया, उनसे जमीन फिर से छीन ली। जमींदार ऑल्सो चैलेंज लैंड सीलिंग। उन्होंने लैंड सीलिंग लॉ को, भैया हमारे नाम पर 100 बीघा खेत ही क्यों, हमारे बाप दादा की जमीन है, हम तो इतने सालों से थे, हम तो 200 साल से राज कर रहे हैं, टाइप सिचुएशन पैदा की, बताया, तर्क वितर्क दिए, और लेजिस्लेशन को चैलेंज किया कोर्ट्स में, एंड इवेडेड लैंड सीलिंग एक्ट, और उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट को भी चकमा दे दिया, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारे जमींदारों के पास जमीन रह गई। दे रजिस्टर्ड देयर सरप्लस लैंड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, और उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज थी, जो जमीनें थी, वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के नाम पे करा ली, इससे वो लैंड सीलिंग से बच गए। ऐसा मैंने बहुत रिश्तेदारों के, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी होता देखा कि उन्होंने जमीन, ये कानून से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन कर रखी थी।
टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या होती हैं जो मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करें, जैसे these reforms stand for adoption of high yielding variety of seeds, technology that is mechanization and green revolution। एक एक करके समझते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कौन सी होती हैं? यील्ड क्या होता है? यील्डिंग यानी पैदावार, खेती में पैदावार बढ़ाना। पैदावार किसकी बढ़ाना? अनाजों की, दालों की, तिलहन की। अनाज यानी गेहूं चावल वगैरह, दालें तो सब जानते हैं, तिलहन यानी जिनसे तेल निकाला, तिल, सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, जो सूरजमुखी होता है, इन सब जिनसे भी तेल निकाला जा सके, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन सब की खेती को बढ़ावा देना, उन सब की पैदावार बढ़ाना, ठीक है। ऑफ सीड्स, मैंने पहले बताया आपको, आजादी से पहले और आजादी के कुछ समय बाद तक हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर था। हम लोग बाहर से फूड ग्रेन और दालें वगैरह मंगाते थे, अनाज वगैरह मंगाते थे। अब 1965 की वॉर में, इंडो पाक वॉर में, अमेरिका ने धमका दिया भाई भारत को, भैया तुम अगर पाकिस्तान को से नहीं हारोगे या मतलब बंद रोकोगे लड़ाई तो हम तुम्हें अनाज देना बंद कर देंगे। और भारत को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगना ही था, भाई जाहिर सी बात है, तो उसने ग्रीन रेवोल्यूशन चला डाली, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कौन सी होती हैं? जो ज्यादा पैदावार बढ़ाएंगे, याद रहेगा मेरे हिसाब से। देन टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन कौन सा होता है? एग्रीकल्चर में देखिए, ट्रैक्टर खरीदना, क्रशर्स, थ्रेशर्स, मशीन्स, टूल्स जितने भी हैं, ट्यूबवेल लगाना, जितना भी आपका मशीनीकरण जिसे कहते हैं, मशीनें लाना, खेती मशीनों द्वारा करना, इसी को मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। मतलब मशीनों का यूज करना, पुराने तरह की तरह हल नहीं चलाना, फावड़े से नहीं खोदनी, आपको ट्रैक्टर्स, और आजकल तो बहुत सारे खाद बिखेरने की अलग हैं आपकी मशीनें, और आपके जोतने की अलग है ट्रैक्टर्स से। फिर आप अनाज को बो भी सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं जमीन में, सब चीजें आपकी आ गई हैं। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, और इस वजह से क्या हुआ, हमने भाई सीड्स ऐसे लाए जो हाई यील्ड देती थी, बहुत पैदावार देती थी, फिर हमने ट्रैक्टर वगैरह भी लगा ली, तो हमारी पैदावार जो ठीक है तो में बढ़ गई, और इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। They solve the problem of low productivity with HYV seeds, यानी high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides, insecticides. This led to significant rise in output, and this was called green revolution. Green revolution क्या है? ये है, that means land reforms, technical reforms and land reforms led to, they यानी land reforms और technical, यहाँ दे की जगह ये दोनों लिख देना। Solve the problem of low productivity, मतलब हमारी पैदावार बढ़ गई, ठीक है। किस वजह से? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी जो उर्वरक, फर्टिलाइजर को हिंदी में कहते हैं उर्वरक, जो उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाए, जमीन की उर्वरक शक्ति यानी फर्टिलिटी। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वही कीटनाशक दवाएं होती हैं। दिस लेड टू सिग्निफिकेंट राइज, पैदावार बढ़ी और हम अपने देश में क्या ले आए? ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए। यही ग्रीन रेवोल्यूशन है, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स की वजह से, मैकेनाइजेशन और HYV की वजह से आए। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड HYV दोनों का क्या संबंध है? ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप स्पॉट यानी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एकदम से बहुत पैदावार बढ़ गई, जहां 2 बोरी अनाज होता था वो 25 बोरी होने लग गया, ठीक है, बहुत ज्यादा जमीन से पैदावार बढ़ी। इट वाज लॉन्च्ड इन 1967-68 and in that year it said the crop production increased by 25%। 25% आपकी क्रॉप बढ़ी। मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया, 25% बढ़ी थी, ठीक है। यानी जहां 1 बोरी अनाज होता था वहां 1.25 बोरी, 1/4 बोरी और होने लग गया, ठीक है। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एंड, भाई ये सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ए एंड डी कर लेना इसको, ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। और हमारे खेती में जो स्टैग्नेशन था, शिथिल पड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी एग्रीकल्चर, वो खत्म हुई और हम एकदम से तरक्की पे आ गए। देखिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि माय मदर यूज्ड टू से कि ऐसा बहुत पैदावार कम थी। इनफैक्ट 25% तो पूरी ओवरऑल ग्रोथ हुई थी एग्रीकल्चर में। असल में तो बहुत ज्यादा अनाज पैदा होने लग गया था, जब 1-8 बोरी होता था वाकई 8-10 बोरी तो होना शुरू हो गया था। एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी, एलिमेंट्स क्या है HYV के? यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। यूज ऑफ HYV सीड्स, इसमें आपको सीड्स जो है HYV यूज करनी पड़ती हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ये सब तो समझ में आ गया होगा। इरिगेशन यानी आपको पानी के साधन यूज आपके बढ़ाने पड़े, बहुत ज्यादा, जैसे कैनाल्स लगाए गए, ट्यूबवेल्स लगाए गए, नहरें बनाई गई, जैसे अपर गंग नहर और लोअर गंग नहर नॉर्थ इंडिया में है, और यहाँ सिंचाई के साधन बढ़ाए गए। इरिगेशन यानी सिंचाई,
खेतों की सिंचाई के साधन बढ़ाए गए और वहां पे सारे उर्वरक यूज किए गए, कीटनाशक दवाएं यूज की गई, अच्छा बीज यूज किया गया। इससे क्या हमारी खेती खिलखिला उठी। फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इसके फेजेस क्या हैं? फेज 1 मिड 1960s, मिड यानी बीच में, 1960s के बीच यानी 1965 समथिंग लाइक दैट टू 1970s, यानी कि मिड 1970s यानी 1965 के लगभग से लेकर 1975 के लगभग, 1965 से लेकर 1975 कुछ भी ऐसा, 64 65 कुछ भी बीच में लगा लीजिए आप, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम रिवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एफ्लुएंट फार्मर्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु व्हिच प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट। अब क्या हुआ, फेज 1 में कहां के किसान इंक्लूड हुए? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व्हिच प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट, जहां पे चावल और गेहूं उगाए जाते थे। जो एफ्लुएंट फार्मर्स थे, ये ध्यान देने वाली बात है, एफ्लुएंट। क्यों एफ्लुएंट चाहिए भाई? भाई सारी सब्सिडी से सारा खेत HYB, सारी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो गवर्नमेंट तो देगी नहीं, कुछ तो किसानों को खरीदना पड़ेगा। लेकिन कौन किसान खरीद पाएंगे? जो अमीर किसान होंगे, जिनके पास पैसा होगा, तो वो किसान ये सब चीजें लागू कर पाए, HYB और ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन वगैरह, जिनके पास पैसा था। Phase 2, mid 1970s to mid 1980s, it extended to whole country, covering all crops as more farmers were given loans at subsidized rate for buying inputs. अब देखिए अंतर क्या है इस दौर में, इस फेज में क्या था? गवर्नमेंट ने बाहर से टेक्नोलॉजी ली, उसको देश को मुहैया कराया, किसानों को मुहैया कराया, तो उसका बहुत पैसा उठ गया, तो सब्सिडी पे वो किसानों को, छोटे किसानों को कुछ नहीं दे पाया। अब उस समय तक जब यहाँ पैदावार बढ़ी राइस और व्हीट की, तो क्या हुआ, हमारे देश को बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर से फूड ग्रेन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके पास कुछ पैसा आ गया और उसने क्या किया, मिड 1970 से 1980 के दशक के बीच में यहाँ पे क्या किया उसने, सारे खेतों में, सारी तरह की क्रॉप्स में, पहले सिर्फ गेहूं और चावल पे था, अब सारी तरह की फार्मिंग पे ये रिवोल्यूशन लागू की, ग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद में सब्सिडी पर यानी कम दर पर या रियायती दर पर लोन भी दिए स्मॉल फार्मर्स को, और वो लोग भी ट्रैक्टर खरीद पाए, वो लोग फर्टिलाइजर्स खरीद पाए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब कुछ खरीद पाए, और फिर जो फार्मिंग जो फील्ड्स है उनमें लगा पाए और पैदावार बढ़ा पाए। तो फेज 1 में सिर्फ एफ्लुएंट फार्मर्स इंक्लूडेड थे, फेज 2 में सारे क्रॉप्स थे, और इसमें गरीब किसान भी थे, अमीर किसान भी थे, सारे किसान इंक्लूडेड थे। यहाँ सिर्फ अमीर किसान थे और सिर्फ गेहूं चावल थे, यहाँ सारे क्रॉप्स थे। ओके, देन गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इट बेनिफिटेड लार्ज फार्मर्स एज दे हैड मनी टू इन्वेस्ट ऑन मैकेनाइजेशन अदर टेक्नोलॉजी। ये समझ में आ गया होगा, लार्ज फार्मर्स को या एफ्लुएंट फार्मर्स को हेल्प किया। इट लेफ्ट आउट स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स को छोड़ दिया शुरू में, एज दे डिड नॉट हैव मनी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। ऑन ओवरऑल बेसिस इट फेल्ड टू अचीव इक्विटी। देखा जाए तो उसने कार्य तो किया, स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट भी किया, लेकिन आप जानते हैं करप्शन एक बड़ी दीमक है हमारे देश में। वो फार्मर्स के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वो नॉर्मली उन तक पहुंच नहीं पाती। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज का क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो होती हैं, वर्च्यू होता है या वाइज होता है? देखिए ये एक वाइज है, पहले हम लेंगे बुराई है। कैसी बुराई है? ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ये गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बहुत बड़ा बर्डन है। मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स, इसके जो बेनिफिट्स हैं गरीबों को कम मिलते हैं कई बार, और अमीरों को ज्यादा मिल जाते हैं। कई बार अमीरों को कम मिलते हैं, गरीबों को मतलब पता नहीं लगा सकते। कई बार देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज है, हमारी जो देश में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री है वैसे भी। अब सब्सिडी मिल रही है, जिसके पास पहले से 500 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है, जिस किसान के पास, जो बड़ा किसान है, उसको सब्सिडी भी दे रही है, तो क्या है? वेस्टफुल, आपका मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स हैं, उसको बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं गरीब किसानों की तुलना में। देन वेस्टफुल कंजम्पशन, इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, भाई सब्सिडी तो आई जाएगी, फालतू पैसा आ ही रहा है। बड़े किसानों को बहुत फायदा होता है और वो वेस्टफुल कंजम्पशन करते हैं, इसका इधर बर्बादी होती है। वर्च्यू गिव्स एड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इसकी अच्छाई क्या है, वर्च्यू क्या है? ठीक है, ये छोटे किसानों को मदद करता है। हेल्प्स स्मॉल फार्मर्स टू रीप गेट बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उनको नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। छोटे किसानों को बेचारों को पैसे की वजह से जो पैसा मिलता है, सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर कोई ट्रैक्टर
बाजार में सपोज, मुझे नहीं पता 10 लाख का है कितने का है, अगर सपोज हम मान लेते हैं वो 8 लाख का है, तो सब्सिडी के बाद सपोज अगर किसान को किसी को वो 2.5-3 लाख का पड़ गया तो उसे फायदा है और वो फिर ट्रैक्टर ले सकता है, ट्यूबवेल जो लगता है। इनफैक्ट किसानों के लिए टॉयलेट्स भी बनवाए गए जिसमें उनको सिर्फ 2-1 हजार रुपए देना पड़ता था, बाकी गवर्नमेंट वहन करती थी, मतलब बोझ उसको उठाती थी और उसकी वजह से उनकी टॉयलेट्स बने। बाकी खेतों में बहुत तरक्की हो जाती है, वो खाद डाल पाते हैं, उनको सब्सिडी जब मिलती है, मशीन्स लगा पाते हैं, फर्टिलाइजर्स ले पाते हैं, पेस्टिसाइड्स ले पाते हैं, तो किसानों को बहुत, छोटे किसानों को बहुत फायदा होता है। इंक्रीजेस इक्विटी, और इससे हमारे समाज में सोशल जस्टिस और इक्विटी बढ़ता है, यानी कि जिनके पास बहुत कम है उनको कुछ प्राप्त हो जाता है, वो भी आगे बढ़ पाते हैं, अपना सोशल वेलफेयर बढ़ा पाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्रीज आर बेस्ड टू सस्टेन जीडीपी ग्रोथ। जिस देश में देखो इंडस्ट्रीज नहीं होती, उनका जो डेवलपमेंट होता है सस्टेन्ड नहीं होता, मतलब लंबे समय तक नहीं टिक पाता, क्योंकि हम बाहर से उद्योगों की जो बनी हुई चीजें, पहले हमारे देश में क्या था, जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया। उस वजह से क्या हुआ कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी पिछड़ी हुई रह गई, हमने ग्रो नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत रेट था, वो बहुत कम था। उसके बाद जब हमने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं तो हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, यानी कि आपके देश में अपनी इंडस्ट्रीज आपकी बहुत जरूरी है। वो बेस होता है आपकी सकल घरेलू उत्पाद का, यानी जीडीपी ग्रोथ का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, दैट दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लीड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भाई इंडस्ट्रीज से तो सब माल बनता है, तार बनते हैं आपकी इंडस्ट्रीज से, आपका जो आयरन की जो इंडस्ट्रीज है उससे आपके रेलवेज बनते हैं, आपका जितने भी प्रोडक्शन है वो सब मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्रीज ही करते हैं, उद्योग ही करते हैं। तो और वहां पे और क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आधारभूत संरचना, जो आपका देश में जो सड़कें हैं, रेल्स हैं, रोड्स हैं, सारी चीजें हैं, वो भी इंडस्ट्रीज बनाती हैं, इंडस्ट्रीज से बनती हैं। एंड देन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और जो रोजगार मिलता है लोगों को, इन सभी उद्योगों में लोगों को बहुत रोजगार मिलता है, रोड्स बनते हैं, रेस बनते हैं, सारा देश आपका तरक्की करता है। इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है। Then role of public and private sectors in Indian industrial development or need for direct participation of public sector in industrial development। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडिया की में, और नीड फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ये हम डिस्कस करेंगे। ये दो तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बहुत मतलब पूरी हेडिंग डाल दी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और दोनों तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, क्यों जरूरी था पब्लिक सेक्टर का इसमें आना? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि पूरे देश की तरक्की कर सके, पूरे देश के लिए रोड बना सके, रेलवेज बना सके, इंडस्ट्रीज लगा सके, सब्सिडी दे सके, किसानों की मदद कर सके, बेरोजगारों की मदद कर सके, हॉस्पिटल बना सके, कॉलेजेस, स्कूल कुछ भी बना सके। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, वो भी मुफ्त में। क्यों करेंगे भाई प्राइवेट सेक्टर वाले, पैसा हो तब भी ना करेंगे तो और उनके पास पैसा था भी नहीं। कितने लोग थे, बहुत ही, जैसे ओनली टाटा एंड बिरला वर हैविंग कैपिटल, दो के पास, अब दो बेचारे क्या क्या कर लेते, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का यानी पब्लिक सेक्टर का आना बहुत जरूरी था यहाँ पर। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अब प्राइवेट सेक्टर कहाँ काम करता है? आपको पिछले चैप्टर 2 में हमने समझा कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वही काम करता है जहां पर मुनाफा हो। अब मुनाफा कौन सा भाई, सड़कें बनेंगी, टूटेंगी हर बारिश में, फिर बनेंगी, और कोई पैसा नहीं देने वाला। टोल आज भी लगे हुए हैं तो लोग टोल बचाने के लिए घूम के चले जाते हैं सड़कों पे, टोल आज भी देने को तैयार नहीं। तो इतना मॉडर्न जमाना है, तो उस समय तो छोड़ ही दीजिए, जब आजादी हमें मिली थी तो देश में जितनी भी आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज बनने थे, हॉस्पिटल्स बनने थे, वो सब आपका, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट में इंड्यूसमेंट नहीं था, कोई मुनाफा नहीं था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता ही क्यों? उसके पास पहली बात पैसा नहीं, कहीं से उधार लेकर इन्वेस्ट करे भी तो क्यों करे कि मुनाफा नहीं मिलना। तो इट वाज अ टोटल लॉस प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ सकता था, नहीं आगे आया। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट बहुत छोटा था उस समय तक। लो लेवल ऑफ डिमांड कम थी हमारे देश की, क्योंकि 200 साल तक खून चूसा ना ब्रिटिशर्स ने, हमारा सारा का सारा पैसा ले गए, अपनी इंडस्ट्रीज का सामान बेच के फालतू सामान हमें बेचा और हमारा पैसा लूट के ले गए। अब पैसा बचा नहीं लोगों के पास, लोग गरीब हो गए, तो अब खरीदेंगे कहां से? तो मार्केट छोटा हो गया और डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। एंड लो लेवल ऑफ इनकम शोड लेस प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स, और उन्हें लगा भाई इस देश के लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, तो खर्च कैसे करेंगे,
डिमांड कम है, तो प्राइवेट सेक्टर कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसमें मुनाफा नहीं दिख रहा था। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, HMT, BHEL और NTPC ये सब लगाई गई और देश में बहुत सारे जो प्रोडक्शन थे वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए और देश का जो प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रीज थी, वो सब पब्लिक सेक्टर के अंडर उन्होंने काम किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों की इनकम बढ़ाई ताकि लोग खरीद सके, डिमांड बढ़ा सके और फिर मुनाफा दिखाई देगा तो प्राइवेट सेक्टर भी दौड़ा दौड़ा आएगा कि भाई अब प्रोड्यूस कर लो, अब तो मुनाफा है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी आगे आगे बढ़ के तरक्की में हाथ बटा सकता है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू बी डन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण जो होना था वो देश की प्रगति के लिए होना था, रोजगार प्रदान करने के लिए होना था, जनरेट करने के लिए होना था और ना कि प्रॉफिट के लिए होना था। तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर नहीं आगे आने वाला था। IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, 1956 में IPR बनाया गया जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, आ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रेट और रोल ऑफ रोल। तो अब IPR की वजह से पब्लिक सेक्टर का रोल और बढ़ गया। प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956 के क्या थे? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तीन तरह से उन्होंने तीन स्तर पे इंडस्ट्रीज को बांटा। पहली, सोली फॉर पब्लिक सेक्टर, वो इंडस्ट्रीज जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होगा, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेंगे किसी हालत में, वहां प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज वगैरह। इन सब में गवर्नमेंट ही डील करती थी, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगा सकती थी, उसके पास पैसा या तो था नहीं या मोटिवेशन नहीं था, मुनाफा नहीं था वहां पर। फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग एटसेट्रा। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें पब्लिक सेक्टर भी काम कर सकता था और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता था। वो कौन सी थी? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक जो थे, फर्टिलाइजर्स थे। माइनिंग इंडस्ट्री थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता था क्योंकि उसमें मुनाफा था थोड़ा बहुत। सोली प्राइवेट, लेफ्ट आउट इंडस्ट्रीज वर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। जो FMCG था, फूड की, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, FMCG, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी जो देश की संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी और आपके सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस में नहीं थी, वो सब प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। जहां मुनाफा भी था और पैसा भी कम लगना था और उन लोगों को मोटिवेशन भी मिलना था, वो प्राइवेट सेक्टर को चली गई। प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956, अब ये कंटिन्यू करते हैं। एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज फॉर रीजनल इक्वालिटी। ये इंडस्ट्रीज जो जानी थी रूरल एरियाज में ज्यादा जानी थी, इसलिए बिहार के बहुत सारे जो क्षेत्र है वहाँ कोल माइंस थी, इंडस्ट्रीज हैं लगी हुई हैं, बहुत सारे पिछड़े एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाई गई ताकि इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन यानी इकट्ठा होना, डिसेंट्रलाइजेशन यानी बिखर जाना, यानी कि हर प्रांत में इंडस्ट्रीज को लगाना। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कहीं एक ही जगह ना रह जाए सब कुछ, फोर्स जो सारा एक जगह ना लग जाए, अलग अलग प्रदेशों में तरह तरह की इंडस्ट्रीज लग जाएं ताकि पूरा देश तरक्की करे, लोगों को रोजगार मिले, वहां प्रोडक्शन बढ़े और तरक्की हो पूरे देश की और वहां के संसाधन का सही यूज हो जाए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मोटिवेट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन रिमोट एरियाज। अब मोटिवेशन दिया गया प्राइवेट जो बिजनेसमैन थे उन लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि भैया यहाँ इंडस्ट्री लगा लो, इस एरिया में जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में आपको इतनी लाइसेंस में रियायत मिल जाएगी और आपको सब्सिडी या कुछ भी रियायत भी दी जाएगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसेस वर लिबरली इशूड फॉर रूरल एरियाज। और लाइसेंस जब कोई कहता है ना प्राइवेट सेक्टर वाला, प्राइवेट बिजनेसमैन, तो भाई इस गांव में मुझे फैक्ट्री लगानी थी, गवर्नमेंट धड़ाधड़ उसे फटाफट लाइसेंस पकड़ा देती थी, भैया लगाओ, जल्दी लगाओ, हम तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आप इंडस्ट्री लगाओ ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां के संसाधन यूज हो सके और वहां तरक्की हो सके। देखो एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जिस एरिया में शुगर मिल लग जाती है वहां गन्ने की खेती शुरू हो जाती है, गन्ना मिलों में जाने लगता है, वहां आसपास में कस्बा बन जाता है, स्कूल खुल जाते हैं और सब तरक्की होने लग जाती है। यानी कि एक इंडस्ट्री जब कहीं शुरू होती है तो पूरे एरिया की, वहां के संसाधन की, वहां की खेती की, वहां के लोगों की, एजुकेशन की, टर्शियरी सेक्टर की, सबकी तरक्की कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने का आसान तरीका है वहां इंडस्ट्री बना दी जाए। इंडस्ट्रियल कंसेशंस फॉर रीजनल इक्वालिटी। ओरिजिनल इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी क्या होती है कि भाई देखो, एक प्रदेश में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने कहा ना भाई सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए रूरल एरियाज में और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगाई गई। टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडे का सिंपल सा मतलब टैक्स छुट्टी पर है, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स गया
हॉलिडे पर है यानी कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ना तो कई साल तक आपको टैक्स ही नहीं देना है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन इनिशियल टाइम पीरियड। नॉर्मल टैक्स हॉलीडेज आपको कभी कभी जब रिसेप्शन आ जाए जब दे दिया जाता है, या फिर इनिशियल 4-5 साल के लिए किसी बिजनेस को टैक्स हॉलीडे दे दिया जाता है, ताकि शुरू में उस पर बहुत बोझ होता है, भैया लोगों की सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, बैंक का ब्याज देना है, ये वो सब। तो उसे जब प्रॉफिट कमाना जब तक शुरू नहीं करती है कोई इंडस्ट्री या फर्म, उसे टैक्स हॉलिडे दे दिया जाता है। उसको सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पावर दी जाती है ताकि वो अपनी फर्म चला सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके, तरक्की कर सके और फिर देश की तरक्की में योगदान दे सके। देन सब्सिडाइज पावर सप्लाई फॉर इमर्जिंग और इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इमर्जिंग और इन्फेंट क्या होती है? इमर्जिंग यानी जो विकास कर रही है, छोटी छोटी जो उभरती हुई है, इमर्जिंग है, उभर रही है, नई नई स्टार्टअप्स हैं, जैसे स्टार्टअप को इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इन्फेंट यानी छोटे स्तर पर हैं, अभी उनमें ताकत नहीं है। जैसे बच्चा बहुत कोमल सा, नाजुक सा, बेसहारा, लाचार होता है ना, ऐसे इंडस्ट्री भी लाचार होती है शुरू के टाइम में। ना पैसा होता है, ना उसके पास संसाधन होते हैं, ना बार्गेनिंग पावर होती है, ना प्रॉफिट होता है और ना ही अच्छा लेबर फोर्स होता है। देखिए इन्फोसिस में, एसेंशियल में, आपकी गूगल में सब जाने बता रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कोई अपनी सॉफ्टवेयर फर्म खोलना चाहूँ ना, कोई काम नहीं करेगा, मेरे पास सैलरी नहीं है देने को इतनी। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज को बचाव चाहिए, उनको पावर सप्लाई भी सब्सिडी पर। सब्सिडी क्या होती है भाई? देखो सपोज आपका किसी चीज में 100 रुपए खर्चा हो रहा है और उस पर 30% सब्सिडी दी गई है, तो मतलब आपका सिर्फ 70 रुपए खर्चा होगा, 30% गवर्नमेंट आपको दे रही है। सब्सिडी इसको कहते हैं। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाएं एम्प्लॉयमेंट को और इक्विटी को, यानी कि सोशल जस्टिस को, लोगों पे एक सोशल जस्टिस लाया जाए, उसके लिए स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पर इंडस्ट्रीज लगाए जाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज 2 डायमेंशंस। क्या क्या डायमेंशन है मैं देखिए, पहलू है इसके ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी भाई जरूरी है बहुत ज्यादा देश के लिए। क्यों? आधारभूत संरचना, जो बड़ी जो काम होते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री करती है। जैसे कि आपको बताते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो बिजली बनाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम, जैसे बाल्को है आपका, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वहां पे पावर प्लांट था। बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है आपका, कोरबा माइंस के पास एमपी में, मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। बाकी सेल है, भेल है, ये सारी जो आपकी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या करती हैं? आपके देश को ताकत प्रदान करती हैं, बेस प्रदान करती हैं, ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज को सहारा दे सके। बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी लगानी जरूरी है। आयरन स्टील इंडस्ट्री आपकी बहुत बड़ी है। सेल बहुत बड़ा है आपका, सेल यानी कि SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो आपकी स्टील प्रोडक्शन देखता है। कोल माइंस जो है इंडिया की, कोल इंडिया है जो है आपकी, वो कोल का पूरा कोल रीच को संभालता था। एल्यूमिनियम, आयरन और इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है। ये बेस होती है देश का। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। स्मॉल स्केल में क्या होता है? कहीं भी लगा लो, कम फाइनेंस चाहिए, कम लोगों से शुरू हो जाती है और इसके विकास के जो ये इसमें विकास ज्यादा होता है, लोगों का विकास करती है, देश का विकास करती है। सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रदान करती है क्योंकि इसको इंडिविजुअल्स लगा सकते हैं कम फाइनेंस के साथ में, राइट। अब आता है कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। A unit having fixed investment of less than 10 crore, जिसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट मशीनरी में, यानी कि बिल्डिंग हो गई, मशीन कितने की, ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं यहाँ पे। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसका 10 करोड़ या उससे कम होता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। और जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होता है, 50 करोड़ से कम उसका टर्नओवर, प्रोडक्शन जो होता है 50 करोड़ से कम होता है, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। देन इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द रोल ऑफ SSI वर outlined by the Carbe Committee Village and Small Scale Industries Committee in 1955। कार्बे कमेटी को विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहा जाता है और उसने उसका रोल बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का 1955 में। इट आउटलाइंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी फीचर्स क्या होते हैं। SSI इज लेबर इंटेंसिव, यानी कि इसमें लेबर को ज्यादा रोजगार मिलता है क्योंकि लेबर ज्यादा लगता है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। एंड हैव Hence employment friendly, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करती है। SSI shows locational flexibility। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? यानी कहीं भी लगाई जा सकती है। लोकेशन से वर्ड बना लोकेशनल, यानी कि ये कहीं भी लगाई जा सकती है। आप चाहो गांव में लगा लो, शहर में लगा लो, और छोटे इन्वेस्टमेंट, थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ये लगाई जा सकती है। सो इट इज इक्वालिटी ओरिएंटेड, इनर रीजनल इक्वालिटी। और
इक्वलिटी ओरिएंटेड है, यानी कि किसी भी रीजन में लगाई जा सकती है और देश के पूरे देश का विकास, यानी कि आप चाहे एमपी में लगा लो, यूपी में लगा लो, बिहार में लगा लो, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा लोग काम करते हैं तो देश को रोजगार भी मिल जाता है और इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है, रीजनल इक्वालिटी भी मिल जाती है, सारे प्रदेशों की तरक्की भी हो गई। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैज इट इज इक्विटी ओरिएंटेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसलिए ये लोगों में एक सोशल जस्टिस लाती है, लोगों को तरक्की देती है, उनकी जो है हमारे देश की तरक्की बढ़ाती है। ट्रेड व्यापार क्या है? स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो व्यापार था कैसा था? स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट क्या होता है? आयात, यानी हम जब बाहर से माल खरीदते हैं, अमेरिका से हमने सपोज 10 एयरक्राफ्ट लिए तो वो इंपोर्ट है एयरक्राफ्ट का। सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब हम एयरक्राफ्ट वहां से नहीं मंगा रहे तो बना लेंगे अपने आप, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कुछ और हम कर लेंगे, उन एयरक्राफ्ट को नहीं ला रहे, कुछ और करेंगे हम, तो हम अपने देश में बनाएंगे, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। ट्रेड सब्स्टिट्यूशन वाज फॉलोड फ्रॉम 1950 टू 1990। हमारे देश में 1950 से लेकर 1990 तक हम जो चीज बाहर से निर्यात कर रहे थे या करना चाहते थे वो सब कुछ हमने अपने देश में बनाने की कोशिश की और हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाई। बस हम क्या करते थे, सिर्फ मशीनें वहां से मंगाते थे जो हम नहीं बना पाते थे, बाकी चीजें हम अपने देश में बना रहे थे। हमने भाई देखो खेती बढ़ा ली, हम अनाज तो उगाने लगे थे, छोटी मोटी चीजें भी हम बनाने लग गए, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज लगा ली हमने, बाल्टी मग्गे वगैरह सब बनाने शुरू कर दिए, कपड़ा हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने लगे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने लगाई ताकि हमें बाहर से सामान माल ना मंगवाना पड़े, अपनी आधारभूत जरूरतें हम खुद ही पूरी कर सके और अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके, इन्फेंट इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को, एसएसआईज को बढ़ावा दे सके, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण बढ़ा सके इस देश का। इट वाज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग मतलब घर के अंदर झांको। घर के अंदर झांकने का क्या मतलब है? अपने देश की तरक्की पहले देखो, यानी हिंदुस्तान की तरक्की देखनी थी हमें, भारत की तरक्की देखनी थी। कैसे? कि हम ट्रेड स्ट्रैटेजी ऐसी अपनाएं जिससे हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सके, यानी आयात को ही खत्म कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ और कर लें इसके बदले। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि भाई चाय की जगह कॉफी पी ली, यानी कि हमने बाहर से आने वाली जो कॉफी थी उसकी जगह अपने देश में कॉफी उगा ली। इसका मीनिंग ये होता है हमने बाहर से नहीं मंगाई। क्यों नहीं मंगाई? हमारे पास देखिए फॉरेन एक्सचेंज कम था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना भाई, तो हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज के डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं बाहर, और हमारे पास डॉलर्स थे कम, तो हम उन डॉलर से मशीन खरीद रहे थे, हमने बाकी चीजें घर में बनानी पसंद कर ली और कोशिश की हम सारी चीजें अपने घर में बना सकें। देन व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? ये बताया था मैंने आपको। इट इंप्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which the country was importing from other countries to save foreign exchange। आगे समझ में, ताकि फॉरेन एक्सचेंज बचा सके, हम वो जो बाहर से मंगा रहे थे वो अपने देश में चीजें बना सके और अपना पैसा बचा सके। जैसे हम लोग पैसा बचाते हैं ना, भाई जैसे हमें बर्गर या पिज्जा बाहर खाने जाना, हमारी मम्मी क्या कहती है, मतलब मैं तो खुद ही मदद हूँ, मैं क्या कहती हूँ, अरे पिज्जा घर में बनाएंगे, मतलब बाहर से सपोज एक पिज्जा हमारा 400-500 रुपए का आएगा, छोटा मोटा पिज्जा भी, सस्ता सा पिज्जा भी 250 रुपए का आता है, तो 250 रुपए बचेंगे, मैदा मंगा, हमारे घर में ओटीजी हम खुद बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एक तरह से। हम पिज्जा हट से या डोमिनोज से पिज्जा मंगा के अपना घर का पिज्जा खा रहे हैं, तो हम क्या अपने पैसे बचा रहे। इस तरह हमारे देश ने भी क्या किया, पैसा बचाया, अपने घर में चीजें बनाई, बाहर से मंगानी बंद कर दी, तो हमने फॉरेन एक्सचेंज बताया, मतलब भारत ने अपना पैसा बचाया इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके, पिज्जा घर में बनाया, मतलब इसका मीनिंग ये है, ठीक है, अपनी चीजें घर में बना ली उसने। फॉरेन एक्सचेंज वाज यूज्ड फॉर बाइंग प्लांट मशीनरी। प्लांट और मशीनरी मतलब बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज खड़ा किया। जैसे देखिए हम बर्गर पिज्जा बना सकते, लैपटॉप नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, बर्गर पिज्जा घर में बना देंगे जो बना सकते हैं। हम लैपटॉप बनाने की टेक्नोलॉजी अभी मदर इंडिया के पास नहीं है, तो क्या करेगी, लैपटॉप बाहर से मंगा लेगी, फोन बाहर से मंगा लेंगे, लाइट्स बाहर से मंगा लेंगे, बोर्ड बाहर से, बोर्ड भी मुझे बनाना नहीं आता, तो बस ऐसे ही हाल भारत का था। जो चीजें वो खुद बना सकता था वहां उसने बचत की, जो चीजें नहीं बना सकता था उसे जरूरत ज्यादा थी, मशीनें लगानी थी, उद्योग लगाने थे, तो बाहर से मंगाए। ठीक है, आगे समझ में। देन इट ट्राइड टू सेव, रुको बच गया यहाँ पे कुछ। Foreign exchange was used for buying plant and machinery which could not be produced domestically for development and was also called as developmental imports। और जो imports हमने मशीनों के, प्लांट के, उद्योगों को लगाने के लिए किए, उनको क्या कहा गया, developmental imports, यानी विकास के लिए आयात करना।
Then it tried to save foreign exchange by inward looking trade strategy. Inward looking बताया ना मैंने, अपने देश की तरक्की करो, अपना सामान खुद बनाओ, पैसा बचाओ. Then what is policy of export promotion? Export promotion क्या होता है? सिंपल से शब्द में सामान बनाओ, बाहर बेचो, पैसा कमाओ. ठीक है, भारत सामान बनाएगा, बाहर बेचेगा, फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, इसी को एक्सपोर्ट प्रमोशन कहते हैं. अब देखो डिटेल में, मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव. हमारी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना. कॉम्पिटिटिव बनाने का मतलब जैसे बच्चे नहीं होते कॉम्पिटिटिव बना दे, ज्यादा मार्क्स ले आओ, इस तरह हमारी जो इंडस्ट्रीज है कॉम्पिटिटिव बनाने का मतलब है ज्यादा अच्छा माल प्रोड्यूस करो और ज्यादा माल प्रोड्यूस करो. मतलब बहुत ज्यादा बनाओ और बहुत अच्छा बनाओ, बढ़िया वाला झकास माल बनाओ. ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाए ताकि वो विदेश में बनने वाले किसी भी चीज से कंपीट कर सकें और वहां पे बिक सकें. क्योंकि देखिए, सपोज हमने एक लैपटॉप बनाया इंडिया में और वो लैपटॉप हम बाहर नहीं बेच सकते, तो काहे का, किसी काम का ही नहीं है. बाहर के लोग कहेंगे इसमें ये कमी है, ये कमी, ये कमी नहीं. ऐसी चीज बनाओ जो इंटरनेशनल मार्केट में सबको कंपटीशन दे सके, तो वो कॉम्पिटिटिव होती है. तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाया. एंड इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग टू ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ताकि हम बहुत सारा माल बनाए, बहुत अच्छा माल बनाए, बहुत सारा बाहर बेचे और बहुत सारा पैसा यानी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में कमाए. प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को हम बचाएं ताकि वो इंटरनेशनल कंपटीशन ना कर सकें. ठीक है, salient features of growth strategy of India and its good and bad effects. salient features क्या है हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के? सेंट्रल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर शहंशाह है यहाँ का, सब कुछ कंट्रोल करेगा, बड़ी इंडस्ट्रीज यही देखेगा और देश में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पब्लिक सेक्टर देखेगा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर देखेगा. जो गवर्नमेंट जॉब जहां मिलते हैं, मैंने बताया था ना, पब्लिक सेक्टर कौन सा, गवर्नमेंट जॉब वाला. ठीक है, तो वही देखेगा, यहाँ के एजुकेशन देखेगा, सब कुछ देखेगा. प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी रोल, उसका थोड़ा नीचे दर्जे का रोल है, वो पैसा कमाएगा बेचारा. रोल अंडर परमिट लाइसेंस राज. उस समय क्या था कि वहां पे परमिट लाइसेंस राज था. इसका मतलब क्या है कि भैया मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर हूं, मेरा भतीजे को लाइसेंस चाहिए, मैंने दे दिया. परमिट लाइसेंस राज. राज क्यों कहा गया, क्योंकि नौकरशाही थी, रेंटेपिज्म थी उस समय पे और करप्शन ज्यादा था, तो लाइसेंस कुछ ही लोगों को मिल पाता था और प्राइवेट सेक्टर ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा था. इसीलिए लिमिटेशन ऑन कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स. जो कैपेसिटी थी प्राइवेट फर्म्स की, उस पर लिमिटेशन लग गई, वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, उनको लाइसेंस चाहिए था हर चीज के लिए. उस समय कहा जाता है कि हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो प्राइवेट सेक्टर को उस समय थोड़ा दबाया गया, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ना ही ढंग से प्रोड्यूस कर पा रहा था. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारी जो पॉलिसी थी, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करनी और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की स्ट्रैटेजी थी. हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट जब कोई करना चाहता था ना बाहर के देश से, तो हम उस पर हैवी ड्यूटी यानी टैक्स लगा देते थे ताकि कोई बाहर से आयात ही ना कर पाए और फॉरेन एक्सचेंज खर्च ना कर पाए. क्योंकि भाई हमें तो बचाना था ना अपना पैसा, हम अपने बच्चों को रोक रहे थे. जैसे देखिए, मेरा बेटा, अगर मेरे पास पैसे कमा, बेटा चाहता कि मैं स्विगी से या जोमेटो से खाना ऑर्डर करूं, मैं उसे रोक दूंगी, कह दूंगी हाँ अब तू ऐसा करेगा ना तो देखते रहे, ये पॉकेट मनी काट दूंगी मैं, तो टैक्स लगा दिया. इस तरह हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज था उसे बचाने के लिए इन्होंने हैवी टैक्स लगा दिया. अगर कोई इंपोर्ट करेगा उस पर 200% टैक्स. जैसे फरारी, जब हमारे देश में फरारी का इंपोर्ट या हो रहा था, कोई देश से फरारी ला रहा था, उस पर 100% या शायद 200% टैक्स था. यानी कि अगर फरारी 1 करोड़ की 2 करोड़ टैक्स दे दो उसके ऊपर, तो इस तरह से टैक्स लगाया. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट. ये फीचर्स है हमारे. देन गुड इफेक्ट्स क्या है, बिग पुश टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को पब्लिक सेक्टर की वजह से बड़ा पुश मिला एंड स्ट्रक्चरल चेंज हुए. ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि लोग जो खेती में लगे हुए थे, इंडस्ट्रीज में लगे, आपके सर्विसेज सेक्टर में लग गए. इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, हमने तरह तरह की इंडस्ट्रीज लगाई, बड़ी छोटी, रीजनल इक्वालिटी के साथ हर रीजन में लगाई, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगाई. इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिला. सनराइज इंडस्ट्रीज बढ़ी, मेनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया. हमारे इंजीनियर्स तो वर्ल्ड फेमस है वैसे भी. ठीक है, इमर्ज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी. डोमेस्टिक इकोनॉमी में सनराइज सेक्टर बढ़े और हमने अपने देश के लिए उत्पादन बहुत सारा करना शुरू कर दिया. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक रोडकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया, रोड्स बनी, रेलवेज बनी, सब कुछ बना. द ग्रोथ ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ जॉब्स, नौकरियां मिली लोगों को, एंड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस यानी उनको सामाजिक न्याय मिला. बैड इफेक्ट्स क्या थे,
एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, बहुत ज्यादा कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर का। इवन ब्रेड एंड शूज वर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर विच अंडरमाइन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भरने नहीं दिया गया, यहां तक कि जूते और ब्रेड जैसी चीजें भी कभी कभी पब्लिक सेक्टर ने उसमें भी बनाई और कंट्रोल बहुत ज्यादा था। पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज टर्न आउट टू बी डेड सोशल वेट। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोलीज थी वो डेड सोशल वेट बना। डेड सोशल वेट का क्या मतलब होता है कि वो ऐसा बोझ है जो बस ढोए जा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थी बाद में चल के क्या हुआ उनका कि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, लॉसेस होने लग गए, वो बंद होने के कगार पे आ गए, इसलिए उनका फिर प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्यों? करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी, उनमें एफिशिएंसी नहीं बची थी, लोग वहां जाते थे, काम नहीं करते थे और उनका प्रोडक्शन घटने लग गया, लॉसेस होने लग गए। एंड लीकेज, लीकेज इसी को कहते हैं, काम ना करना और वहां से सैलरी लेते रहना। ठीक है, जैसे मैं फैक्ट्री में जाऊं, अगर वहां डस्टर बनते हैं, मैं डस्टर एक भी ना बनाऊं और सैलरी 25,000 रुपए की ले लूं, तो 25,000 खा तो लिया मैंने, डस्टर 1 रुपए का भी नहीं बनाया, तो वो होता है लीकेज आपका। और बहुत सारी चीजें होती है लीकेज में। परमिट लाइसेंस राज, इसकी वजह से बहुत सारे जो बिग प्लेयर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन छोटे बिजनेसमैन उभर नहीं पाए, प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम नहीं कर पाया। प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मेड देम इनकैपेबल ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन ड्यू टू लो स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। शीर्ष में जब उन्हें संरक्षण मिला, इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को सहारा मिल गया, भैया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें बाहर एक्सपोर्ट करना नहीं है, माल जो बन रहा है पब्लिक खरीदेगी, कहां जाएगी? भाई देखिए, आज तो कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, कहीं से कुछ भी मंगा लेगा, लेकिन उस समय क्या, जो देश में बन रहा है वही खरीदना पड़ेगा आपको। कहां जाओगे? कंजम्पशन तो करोगे। तो इस वजह से लो स्टैंडर्ड गुड्स भी वहां पे बिकने लग गए और हमारी इंडस्ट्री शिथिल पड़ गई, उन्होंने ग्रो नहीं किया। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज rather than export promotion proved to be an efficient strategy which depleted foreign exchange reserves. This was like just saving without earning. ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन तो किया नहीं उन लोगों ने, बस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती रही हमारी सरकार, पब्लिक सेक्टर। इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने लगे और 1991 में हमारे पास इतने, 1990s के एंड में, इनफैक्ट 1991 के शुरुआत में हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज था कि हम अपने देश की इंपोर्ट्स की सिर्फ 1 हफ्ते की जरूरत पूरी कर सकते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए हमारे देश में लाए गए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।